जय हिंद दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की जिस तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें जिस तरह मैंने सदिश और अदिश के बारे में बताया। अब मैं इस पार्ट बी में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा या फिर उसके इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं नीचे दिया हूँ। तो चलिए उस हेडिंग के बारे में देखते हैं क्या हेडिंग कहता है। देखिए लिखा हुआ है कि सदिशों का योग यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का किस तरह से योग किया जाता है इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए लिखा है अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जो अदिश राशियाँ होती हैं, जिसको मैंने बताया था केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उस राशियों को अदिश राशि कहते हैं। मैं फिर से रिवीजन आप लोगों को करा दे रहा हूँ। तो उनको अगर साधारण नियमों से जोड़ना हो तो बीजगणित के साधारण नियम से जोड़े जा सकते हैं। जैसा कि बीजगणित के हम लोग साधारण नियम के बारे में पहले से ही जानते हैं। अब इसके आगे देखिए, और जो सदिश राशियाँ हैं उसको बीजगणित के साधारण नियम के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे फंडा कर रहा है, जो अदिश राशियाँ हैं उसे तो हम लोग बीजगणित के जो नियम के अनुसार है उसी तरह से हम लोग उससे जोड़ लेंगे, लेकिन जो सदिश राशियाँ हैं उसको बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार नहीं जोड़ा जा सकता है। तो अब इसे किस तरह से जोड़ा जा सकता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि दो सदिश है यानी कि ए और बी, अगर कोई दो सदिश है और दोनों सदिश जो हैं वो एक ही दिशा में हैं, यानी कि दोनों सदिशों का जो दिशा है, डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में ही है, तो उन लोगों का योग होगा। अगर उस सदिश का हम लोग योग निकालें तो ए प्लस बी होगा। देखिए आर इक्वल टू ए प्लस बी। और यदि हम लोग उन दोनों ही सदिश का अगर दिशा विपरीत है, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में ए के डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है अगर और वो बी के डायरेक्शन में इस तरह से है, वो अगर डायरेक्शन चेंज है, मान लीजिए ए है और ए बी है, अब डायरेक्शन दोनों का चेंज है, तो उस समय अगर उन दोनों का हम लोग योग निकालेंगे तो यहाँ देखिए आर इक्वल टू ए प्लस, और बी तो एक विपरीत डायरेक्शन है, यानी कि इसका वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस बी हो जाएगा, यानी क्या इसका टोटल ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सदिशों का योग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानने वाली बात है कि अगर पूछ सकता है कि सदिशों का योग किस नियम से होता है, तो इसके कई नियम है, इसके बारे में जानेंगे। और असदिशों का योग क्या बीजगणित के नियम से होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह के पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में पता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप निकाल देंगे एग्जाम को। अब देखिए, सदिशों का योग के दो नियम है, यानी कि इन दो नियम के द्वारा ही सदिशों का योग किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बीजगणित के जो नियम है उस अनुसार से तो होंगे नहीं। तो उस दो नियम के बारे में चलिए हम लोग का देखते हैं कि वो दो नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला नियम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का नियम। अभी जो त्रिभुज का नियम है इसी के द्वारा सदिशों का योग किया जा सकता है, क्योंकि ये बीजगणित के नियम से होंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया। तो देखिए, पहला नियम कह रहा है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। देखिए, इसे सिर पूछ का नियम भी कहा जाता है। देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, सिर और पूछ का नियम। अब सिर पूछ का नियम क्या है इसके बारे में देखते हैं, जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है, जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिखाया हुआ है। देखिए चित्र आप लोगों के सामने, देखिए जो एक सदिश जा रहा है, इसके जो इसका हेड है इसके ऊपर एक और सदिश है जिसका पूछ उस पर आके टंग रहा है, यानी कि उसका जो पूछ आकर के यहाँ पर लड़ रहा है, और इसका जो परिणामी हम लोग खींच रहे हैं वो एक दोनों के वो हेड पे जा करके लग रहा है। तो इस तरह से जो हमारे ट्रेंगल इस तरह से बन रहा है, वो ट्रेंगल को ही हम लोग कहेंगे त्रिभुज का नियम, यानी कि ट्रेंगल, लॉ ऑफ ट्रेंगल। अब इसमें क्या है, जो ए आर है ये एक परिणामी के काम कर रहा है, और जो ए है, जो ए वैल्यू है वो एक सदिश है, और जो बी वैल्यू है ए भी एक सदिश है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ए सदिश एक जो हेड का काम कर रहा है, वो हेड के जो बी है सदिश है उसका टेल यहाँ पर आकर के मैच हो रहा है इस तरह से, और जो परिणामी है वो हेड और हेड मिल रहा है। तो इस तरह से जो इस त्रिभुज की तरह बन रहा है इसे ही हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। और देखिए थीटा अल्फा कोण पे है, और देखिए यहाँ पर थीटा कोण पे है, तो ये थीटा जो है वो ए और बी के बीच का दोनों का कोण है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों भुजाओं को अब क्या कहेंगे, देखिए यहाँ तीनों भुजाएं, जो ए का है तो उसे ए बी कहेंगे, और देखिए जो बी का है जो पूरा परिणाम मान है इसे हम लोग बी सी कहेंगे, और जो ए परिणामी है यानी कि ए सी कहेंगे। तो इन तीनों भुजाओं को त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और ए सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका परिणामी आर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी, या फिर इसका परिणामी यही होगा, क्योंकि आर जो इसका होगा इसका परिणामी हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग नियम की तरफ बढ़ते हैं कि अगला नियम क्या है जो सदिशों का योग के बारे में बता रहा है। तो अगला नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो सदिश ए और बी समांतर चतुर्भुज की दो असन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होती हैं। यानी कि ये जो नियम बना हुआ है समांतर चतुर्भुज का नियम, इसमें जो दो भुजाएं काम करेंगी वो समांतर चतुर्भुज की दो असन्न भुजाओं की तरह काम करेंगी। क्योंकि देखिए जो ए यानी कि एक भुजा सदिश है और जो बी जो सदिश है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की तरह देखिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे, देखिए जो ए वैल्यू खींचा हुआ है इधर से और जो ए बी इधर से है, एक अगर इसे डैश डैश करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर तो एक समांतर चतुर्भुज का काम कर रहा है। और अगर हम लोग इसके बीच से एक त्रियक खींचते हैं देखिए यहाँ पर, तो परिणामी आर का काम कर रहा है, यही इसका परिणामी आर कहलाएगा। अब इसकी आर की जो वैल्यू निकालना है, जिस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है उसके बारे में बताता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर जो ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा वो ए और बी के बीच का कोण है। अगर हम लोग को ए और बी के बीच का यहाँ का कोण पता करना होगा तो यही थीटा का आएगा। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी आगे प्रोसीजर में देखेंगे। तो इस तरह का जो समांतर चतुर्भुज का जो ये परिणामी बन रहा है, यह इसका ए और बी का दोनों का परिणामी होगा। अब देखिए आर का परिणामी क्या होगा, तो देखिए आर इक्वल टू लिखा हुआ है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखिए ये जो सूत्र है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सूत्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो ए लिखा हुआ है r = a² √a² + b² + 2ab, ये इसी जो मैंने समांतर चतुर्भुज का जो नियम बताया हुआ है इसी से फाइंड आउट हुआ है, इसी से वैल्यू पता हुआ है कि यह वैल्यू जो r² = √a² + b² + 2ab है, जो इसका परिणामी r है और a और b है इसके सदिश हैं, और जो ए थीटा दिया हुआ है वो इसका a और b का कोण है, इसी से फाइंड आउट हुआ है, इसी से। तो अब इस पर न्यूमेरिकल किस तरह बनेंगे, अब इस पर कभी कभी परिणामी दे देगा तो ए का मान पूछेगा, और अगर ए का मान नहीं दे देगा तो परिणामी पूछेगा। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग इसको अगर लिखना चाहें इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखिए हम लोग इस तरह से r² करके इधर से हम लोग इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब इसमें कभी दे देगा कि cos थीटा = 90°, cos थीटा = 180°, तो उसका मान रख के हम लोग परिणामी निकाल देंगे। कभी फिर वो दे देगा एक समांतर चतुर्भुज की एक सदिश का मान इतना है, दूसरे सदिश का मान इतना है, तो आप उसका परिणामी बताइए। तो जो सदिश का वैल्यू रहेगा इसमें रखेंगे, इसमें ए और बी के मान के जगह रखेंगे और 2 × ab रखेंगे, और थीटा का अगर वैल्यू दिया है तो थीटा रखेंगे, नहीं तो नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। तो इस तरह से परिणामी का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूमेरिकलों को काफ़ी इजी तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, अगर सिर्फ परिणामी से आधा, अगर एक ही तरफ की जो अगर हम लोग को कोण का मान पता करना हो तो उससे अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। अब उसका मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए tan अल्फा बराबर, यानी कि tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे a + b cos थीटा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कदार दे देता है कि परिणामी से एक ही तरफ का कोण बताइए या फिर इसका अल्फा का मान बताइए। तो ये जो हम लोग के सामने सूत्र दिखाई दे रहा है, इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे और उसका मान आप लोगों को बता देंगे। तो कि tan अल्फा और b sin थीटा अपन a + b cos थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा का मान हम लोग उसी में से निकाल लेंगे, थीटा का जो बड़ी वैल्यू दी रहेगी उसी से, और परिणामी a का मान और b का मान भी इसी में दिया रहेगा, उसे पुट कर देंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन निकल आंसर आ जाएगा। देखिए सारणी दिया हुआ है जिसका थीटा का मान किस तरह से आर पे निर्भर करता है। अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो आर का क्या मान बढ़ेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में दिया हुआ है सारणी में। देखिए अगर उसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। अगर देखिए थीटा का जो वैल्यू अगर 90 अंश हो जा रहा है तो पहला कंडीशन, तो उस समय आर का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर हम लोग रखेंगे, cos थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा आर का जो परिणामी होगा उसका 0 आ जाएगा, यानी कि वो जो सदिश होगा शून्य सदिश कहलाएगा। तो इस तरह से आप थीटा का मान देखिए 90 रखने पे किस तरह चेंज हो रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर थीटा का मान 180 अंश रखते हैं तो यानी कि काश 180 अंश बराबर -1 होता है, आप लोगों को पता है। और जब -1 होता है तो उसका मान a - b हो जाएगा, तो कि परिणामी r जो होगा उसका मान a - b हो जाएगा। तो अगर किसी भी वैल्यू में से कोई भी चीज़ वैल्यू होगा तो उस न्यूनतम आता है, उसका मान न्यूनतम प्राप्त होता है। अगर माइनस का चिन्ह है तो ये देखिए न्यूनतम सदिश कहलाएगा। और तीसरा कंडीशन आप लोगों के सामने बन रहा है, देखिए अगर थीटा का मान 0 अंश हो जा रहा है, यानी कि cos 0 अंश का मान, और cos 0 अंश का मान हमारा 1 होता है। देखिए
अब जब 1 होगा तो उसका परिणामी ए प्लस बी होगा, यानी कि महत्तम होगा। तो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में कि किस मान पे अरे सदिश का मान यानी कि योग उसका परिणामी योग महत्तम होता है, तो थीटा पर उसका महत्तम होता है। किस पर न्यूनतम होता है, तो 180 अंश पे न्यूनतम होता है। और पूछ सकता है कि परिणामी कितने अंश के कोण पर शून्य होता है, तो ये जो 90 वाला कंडीशन है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस जो चार्ट बना हुआ है इस पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से और बिना समय गंवाए आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सदिशों का वियोजन किस तरह से किया जाएगा, यानी कि एनालिसिस किस तरह से वेक्टर का किया जाएगा उसके बारे में बताया हुआ है। अगर कोई देखिए अक्ष है उस पर अगर सदिश बन रहा है तो उसे किस तरह से उसका एनालिसिस करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए यदि एक्स और वाई तल में एक सदिश ए इस तरह है कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा यानी जो एक्स अक्ष है इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं इसके इस तरह से, और इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये दोनों, और इधर प्लस में वैल्यू गिना जाता है इस दोनों की तरफ, इधर माइनस में और इधर माइनस में होता है। तो ये धनात्मक दिशा यानी कि इधर की जो वैल्यू बता रहा है इस तरह से, इधर की जो वैल्यू बता रहा है उसमें अगर इसका कोण थीटा हो, यानी कि देखिए यहाँ पर चित्र में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं, यहाँ देखिए थीटा है जो वैल्यू, तो उसका सदिशों का वियोजन चित्र के अनुसार दिया है। देखिए अगर इस चार्ट के अनुसार एक्स और वाई के अनुसार भी इसका वियोजन करेंगे और इसका परिणामी निकालेंगे हम लोग, इसका परिणामी देखिए के दिया हुआ है, इसका निकालेंगे तो उस समय वियोजन जो करेंगे तो जो और इसका मान दिया हुआ है वो और ए डैश की दिशा में ए काश थीटा होगा, यानी कि जो क्षैतिज दिशा में इसका मान है, क्षैतिज दिशा में इसका मान है वो ए काश थीटा हो जाएगा हमारा। देखिए और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका मान है यानी कि ओ ए डबल डैश, इसका जो मान है ए साइन थीटा होगा। तो इस तरह से आप लोगों का पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज में या फिर समांतर चतुर्भुज में जो क्षैतिज का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ए काश थीटा होगा, क्षैतिज का मान बताइए, या फिर एक सदिश ए है तो इसका क्षैतिज सदिश बताइए। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर घटक के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी आसानी तरीके से वो चीज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक शॉर्ट टिप्स है, यानी कि इस टिप्स के माध्यम से आप लोगों का पूरा सोल्यूशन जो अभी तक आप लोग पढ़े हैं उसके बारे में पूरा निचोड़ है, किस तरह से आपने जिस जिस चीज़ों को पढ़ा है उसका एनालिसिस करके थोड़ा सा टिप्स के माध्यम से आप लोगों को समझाया हुआ है। देखिए अब कह रहा है कि भौतिक राशियों में 2 भागों में विभक्त किया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, सदिश राशि और अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आर 2 टाइप इन दी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियों में 2 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इसमें परिणामी और दिशा के साथ साथ भौतिक राशियां सदिशों को योग की त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करें। अब देखिए मैंने अभी शुरू में बताया था कि दिशा और परिणामी के जो होती हैं उसे सदिश कहते हैं, लेकिन अब इसमें जब हम लोगों ने सदिश का योग के बारे में पढ़ लिया तो अब इसमें एक अच्छा डिफिनीसन और वेल मेंटेन डिफिनीसन बन सकता है कि सदिशों को दिशा और परिणामी के साथ साथ भौतिक राशियों के त्रिभुज और चतुर्भुज नियम को, जो मैंने त्रिभुज के नियम अभी पढ़ा और जो मैंने चतुर्भुज के जिस तरह से नियम को पढ़ा है उस दोनों नियम को अगर ये फॉलो करता है यानी कि पालन करता है तो उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। देखिए कितना अच्छा आप लोगों को बता रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 2 सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है उनका परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, तो उसका परिमाणी का माप जो होगा आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं r² = a² + b² + 2ab, देखिए काश थीटा। और थीटा का मैंने किस तरह से मान बताया कि थीटा का अगर 90 अंश मान हो रहा है तो शून्य सदिश कहलाएगा, 180 अंश मान हो रहा है तो वो कहेगा न्यूनतम सदिश कहलाएगा, अगर थीटा अंश का मान 0 हो रहा है तो उस समय महत्तम कहलाएगा, महत्तम सदिश कहलाएगा। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आर के वैल्यू पे पूछ सकता है कि आर का मान फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस तरह से इस सूत्र को याद करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है दिया हुआ है कि सदिशों का जो जोड़ और घटाव होता है वो बीजगणितीय के नियम को फॉलो करता है, यानी कि वो बीजगणित के नियम के अनुसार ही उसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। अब मैंने बीजगणितीय का योग हम लोगों में मैथ में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से उसे अदिशों को जोड़ा जाता है, किस तरह से सदिशों को जोड़ा जाता है, तो उसी का न्यूमेरिकल टाइप में इसमें होता है। लेकिन
अब अगर सदिश की बात करें हम लोग तो सदिशों में ऐसा नहीं होता है, वो बीजगणित के नियम जो है उसे फॉलो नहीं करता है, वो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के जो दो नियम है उसी के फॉलो करके उसी के अनुसार आपको सोल्यूशन आएगा। अब देखिए अगला जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो विद्युत धारा है में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अब कन्फ्यूजन बच्चों को होगा, मेरे दोस्तों को होगा कि किस तरह से सदिश, तो जिसमें सदिश भी है उसमें दिशा भी है और परिणाम भी है, तो उसे हम लोग क्या अदिश कहेंगे कि सदिश कहेंगे? सब कोई तुरंत उसे कहेगा उसमें दिशा भी है और परिणाम भी है तो हम लोग उसे सदिश बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें दिशा और परिणाम तो है लेकिन उसे सदिश नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो सदिश नहीं है। किंतु यह सदिश नहीं है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन इसी तरह के घुमा करके पूछता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो अगर आप लोगों को पता है कि यह सदिश राशि नहीं है तो आप लोग तुरंत टिक कर मार करके आएंगे क्योंकि यह सदिश राशि नहीं है। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग अगर इसे दोस्तों में और आप लोग शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।